अपनी बुक द क्राइम एंड पनिशमेंट में फ्योडोर दोस्तोयेवस्की हमें एक क्रिमिनल के माइंड के अंदर ले जाकर उसकी स्टेट ऑफ माइंड को एनालाइज करते हैं बड़ी ही बारीकी से और बताते हैं कि गरीबी इंसान को क्राइम की तरफ कैसे ले जाती है और क्यों ले जाती है। और उन्होंने इस किताब को इस तरह के पैटर्न में लिखा है ना कि हम खुद एक क्रिमिनल के नजरों से चीजों को देखें और फील करें। और इसमें वो उस क्रिमिनल के ड्रीम को भी एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो हमारे वेकिंग लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। और ये किताब एक फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंशियलिज्म और सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस पर बेस्ड है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्राइम एंड पनिशमेंट वर्क है ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी वर्क थी 19th सेंचुरी की। और आज इस वीडियो में हम इस किताब में मौजूद कुछ बड़े ही गहरे और बहुत ही जरूरी चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पर सबसे पहले हम इसकी कहानी को समझेंगे और इसके बाद हम उसकी स्टेट ऑफ माइंड को समझेंगे और उसके बाद क्राइम को कमिट करने की कुछ पॉसिबल रीजंस को। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होना और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो नीचे जरूर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक नीचे जरूर दबा दें, ठीक है? क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलेंगी ना जो आपको बाकी कहीं मिल ही नहीं सकती, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी मास्टरपीस बुक में फ्योडोर दोस्तोयेवस्की रीडर को इंट्रोड्यूस करते हैं उनकी एंटी हीरो से। उसका नाम होता है रास्कोल्निकोव, जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है। तो क्राइम एंड पनिशमेंट की सीन शुरू होती है जुलाई की गर्मी के शाम में रसिया के एसटी पिट्सबर्ग शहर में। तो क्या होता है कि रास्कोल्निकोव वो परफेक्टली ड्रेस्ड होकर उनके छोटे से अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं भरी गर्मी के शाम में, और वो बहुत ही ज्यादा बीमार भी होते हैं और किसी तरह के मेंटल डिसलोकेशन से जूझ रहे होते हैं। उस दौरान उन्होंने धीमी आवाज में अपने आप से ही कहा कि वो भूखे हैं और स्ट्रीट में चलते हुए लोगों की मौजूदगी उन्हें बड़ी ही परेशान कर रही है, उनसे बड़ी ही डिस्टर्बेंस हो रही है उन्हें। और जब आप इस किताब को पढ़ रहे होगे ना तो आप उसकी इनमोस्ट थॉट्स, फियर्स, एंजाइटी को महसूस कर सकोगे अपने माइंड में, क्योंकि इसे लिखा ही गया है इस तरह से। और रास्कोल्निकोव वो जो मेन कैरेक्टर हैं वो बड़े ही गरीब हैं और जहाँ पर वो रहते हैं ना उस जगह पर ज्यादातर लोग जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में अपना गुजारा करते हैं। और उसकी गरीबी की इमेज को इस किताब में बड़ी ही बारीकी से बताया गया है और आप पढ़ते वक्त उसकी आंखों से ये समझ सकते हो कि एक ऐसी सिटी जहाँ पर लोग जो है ना जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए और वो भूख और साइकोलॉजिकल तकलीफ से भी जूझ रहे हैं। और अगर आपने इस किताब को अभी तक पढ़ा नहीं है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अमेज़न का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर एक बार चेक भी कर सकते हो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, ठीक है? और जैसे जैसे ये किताब आगे बढ़ती रहती है रास्कोल्निकोव वो एक लोकल पुरानी चीजें खरीदने वाले दुकानदार के पास जाते हैं और वहां पर एक कम हाइट की बीमार 60-year-old लेडी होती है जो उस दुकान की मालकिन होती है, जिसकी बड़े ही डरावने आंख और शार्प नाक होती है और जिसका नाम है आयोना आइवोनोवा। रास्कोल्निकोव वहां पर अपने फादर की पुरानी घड़ी बेचने जाते हैं गरीबी की वजह से, क्योंकि रास्कोल्निकोव को बड़ी जरूरत थी पैसों की और उन्हें उस घड़ी को बहुत ही ज्यादा कम पैसों में भी बेचना पड़ा था। और उसके बाद जैसे ही वो अपार्टमेंट के उस ब्लॉक से गुजरने लगते हैं उनके माइंड में अचानक से एक ख्याल आता है और वो वहां पर सीढ़ियों पर ही रुक जाते हैं अपने आप पर ही हैरान होकर। और वो दोबारा पीछे की ओर जाते हैं उस भीड़ भरी सड़क में और उसे ऐसा लगता है कि इस जगह को मैंने अपने सपने में देखा हुआ है। सिर्फ इन आने जाने वाले लोगों के सिवाय सारी चीजें वो हूबहू सेम थी जैसे मैंने अपने ख्वाब में देखा था। और वो लोगों को धक्का देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं जब तक कि उसे वहां पर ही मौजूद शराब खाने का रास्ता न मिल जाए, वहां पर दाखिल होने का, उसके अंदर घुसने का। और यहाँ तक कि वो कभी भी पहले शराब खाने के अंदर घुसे नहीं थे और वहां अंदर घुसने के बाद वो एक बियर ऑर्डर करते हैं इमीडिएटली और उसे पीने के बाद उसे बड़ा ही अच्छा लगने लगता है और उसके सारे ख्याल जो है ना क्लियर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये बात आप गौर करें, दोस्तोयेवस्की यहाँ पर हमें कहते हैं कि रास्कोल्निकोव वो बहुत ही ज्यादा दूर है बेहतर फील करने से, क्योंकि उसके माइंड में एक हल्का सा डर, एक एंजाइटी की फीलिंग है उसके माइंड में कि ये खुशी की स्टेट जो है ना ये भी
नॉर्मल नहीं है। और उसके बाद वो वहाँ पर एक शराबी इंसान से बातचीत करना शुरू करता है। उसका नाम होता है मार्मेलाडोव, जो उन्हें काफी जो है ना ज्यादा गरीबी के ऊपर बातें सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं उनकी गरीबी की हालत की, और उनकी बेटी के बारे में बताते हैं जो एक वैश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, और जो उनके माइंड को और भी ज्यादा डिसबैलेंस कर देती है। और ये एक बाय चांस एनकाउंटर था, ऐसा नहीं था कि वो वहां पर रेगुलर कस्टमर थे, क्योंकि उनके चेहरे पर ये साफ जाहिर था उनके माइंड से झलकती हुई परेशानियों की वजह से। रेस्कोल्निकोवो उसके बाद फाइनली खुद के होटल में आ जाते हैं, जहां पर वो अपना सारा दिन गुजारते हैं। दोस्टोयेव्स्की एक होपलेस सीन यहाँ पर क्रिएट करते हैं गरीबी का और रेस्कोल्निकोवो की आइसोलेशन का उस सोसाइटी से। दोस्टोयेव्स्की अपने साइकोलॉजिकल रियलिज्म के तरीके से रेस्कोल्निकोवो की इनर मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट, उनकी मोटिवेशन सभी को एक्सपोज करते हैं बड़ी ही बारीकी में, जिससे कि जो रीडर है वो उस कैरेक्टर के माइंड को अच्छे से समझ सके और किस तरह से उसके थॉट में हमें एक्ट करना चाहिए, जो है एक क्राइम कमिट करना उस ओल्ड लेडी आयोना आइवोनावा को मारकर। दोस्टोयेव्स्की हमें रेस्कोल्निकोवो के माइंड में ले जाते हैं, एक कातिल के माइंड में, जिससे कि हम उसके नजरों से चीजों को देखें, हम उसकी दहशत को महसूस कर सकते हैं और हम एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही ज्यादा बुरी जगह और बुरे लोग एसटी पिट्सबर्ग की उस मर्डरर के आंखों से हम खुद भी एक विटनेस बन जाते हैं। जैसे जैसे जो है ना ये सीन उसके माइंड में प्ले होता रहता है और हम उसके साथ ही होते हैं उस गंदे से घर में, क्योंकि दोस्टोयेव्स्की जो है ना हमें उसके नजरों से चीजों को दिखवाना चाहते हैं और फील करवाना चाहते हैं, और हम खुद भी एक बड़ा ही अजीब सा फील करने लगते हैं उसकी इस क्राइम की सीरियस और ब्लडी रियलिटी के बारे में इमेजिन करते हुए। और उसके बाद दोस्टोयेव्स्की उनके एंटी हीरो के माइंड के हाल के बारे में बताते हैं उनके ड्रीम के जरिए से। एक ड्रीम में ऐसा होता है कि रेस्कोल्निकोवो कुछ लोगों को देखते हैं जो शराब के नशे में होते हैं, जो एक घोड़े को मार मार कर मार डाल रहे हैं, और इस ड्रीम में जो है ना काफी डीप सिंबलिज्म है। और अगर आपने सिगमंड फ्रॉइड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम वाली बुक को पढ़ा है ना, तब आप इस ड्रीम के मिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। और हाँ, मैं भी इस पर बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसे देखकर आप तकरीबन हर तरह के ड्रीम को इंटरप्रेट कर सकोगे जल्द ही। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जो ड्रीम है ना, ये उसी क्राइम को इंडिकेट करती है जो वो करने वाला है। आइवोनावा की मर्डर की सीन को दोस्टोयेव्स्की ने बड़े ही डीप और पावरफुल इनर फीलिंग के साथ क्रिएट किया है, जिसमें रेस्कोल्निकोवो उस बूढ़ी औरत के सिर पर कुल्हाड़ी से इतना मारते हैं कि उसके स्कल के टुकड़े हो जाते हैं एक तरफ से, और जैसे कि एक खून की नदी वहां पर बन चुकी होती है, और वो जो है ना सारा माहौल जैसे थम चुका होता है एकदम भयानक सा होकर। और उसके बाद रेस्कोल्निकोवो वहां से उसके ब्रेसलेट्स, चेन्स, इयररिंग्स, पैसे सब ले लेते हैं। और उसी दौरान क्या होता है कि वो और भी फुटस्टेप की आवाजें सुनाई देती है उन्हें उसी रूम में जहां पर आइवोनावा की बॉडी पड़ी होती है, और इसी में डर कर रेस्कोल्निकोवो जंप करते हैं और कुल्हाड़ी को लेकर उस बेडरूम से निकल जाते हैं बाहर की तरफ। और इसी तरह से इस नोवेल की जो है ना पहली पार्ट खत्म होती है। और इस नोवेल की सेकेंड पार्ट में जब मर्डर की पूछताछ होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, उस दौरान रेस्कोल्निकोवो प्रोफेरी नेम के एक डिटेक्टिव से मिलते हैं, जिसे जो है ये पक्का यकीन होता है कि रेस्कोल्निकोवो ही दोषी है, पर उसके पास कोई ठोस एविडेंस नहीं होता है इसे प्रूव करने के लिए। तो सवाल ये है कि क्या यहाँ पर उसके नजरिए से, उसके थॉट्स और उसके बिलीव्स के मुताबिक क्या कानून की सजा कबूल कर लेना बेहतर है उसके लिए, या इसके बजाय कि वो अपने खुद के कॉन्साइंस की टॉर्चर सहते रहे। और क्या उसकी सेंस ऑफ रिग्रेट जो है ये सजेस्ट करती है कि वो ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के बजाय। दोस्टोयेव्स्की बहुत सारे अलग अलग मकसद बताते हैं इस क्राइम को करने की, तो चलिए उनमें से ही कुछ बड़े ही अहम पॉइंट्स पर हम गौर करते हैं। पहला है गरीबी की वजह से उसे लगता था कि जिंदा रहने के लिए उसे जो है ना उस बूढ़ी औरत के पैसों को छीनना ही होगा, चाहे उसे मारना ही क्यों ना पड़े। और दूसरा है वो मानता था कि वो सोसाइटी के ऊपर एक एहसान कर रहा है, एक बहुत ही बुरी बूढ़ी औरत को मार कर और उसके पैसों को दूसरों के बेनिफिट्स में यूज करके। और जो तीसरी
वजह है वो है ताकत। रेस्कोल्निकोव वो अपने आप को सुपरमैन की तरह समझता था, वो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता था, कोई भी आम इंसान नहीं। और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग ऐसी ही चीजें करते हैं, मतलब कोई ऐसा जो सभी लोगों से सुपीरियर हो, जो कानून से भी ऊंचा हो और जो सोसाइटी से नफरत करता है और आम लोगों की माइंडलेस बिहेवियर से भी। और एक पॉइंट में आकर तो रेस्कोल्निकोव वो सारे पिछले ग्रेट आदमियों को क्रिमिनल्स बताते हैं। वो कहते हैं कि पिछले ग्रेट लोग जो जितने भी है ना, वो पुराने लॉस को तोड़ते आ रहे हैं और खून खराबा करते आ रहे हैं अगर इससे उनका फायदा हो। और ये सारे के सारे थॉट्स उसके क्राइम को कमिट करने से रिलेटेड है। और चौथा जो वजह है वो अपनी माँ से नाराज था, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को रोकने के लिए। और उसने उस ओल्ड वुमेन को अपने माँ से कंपेयर किया और अपना सारा गुस्सा जो है ना उस बूढ़ी औरत पर ही निकाल दिया। और ये एक अनकॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म रिवेंज था जो उसने अंजाम दिया। और पांचवा है उसके पास किसी भी तरह की कोई भी मॉरल रिलीजियस बिलीव्स का ना होना, और वो ये सोच रहा था कि पनिशमेंट से वो बच जाएगा। और सिक्स्थ पॉइंट है वो इतना ज्यादा पागल हो रहा था उसके माइंड में चलने वाले तकलीफों से, इसीलिए उसने किसी को मारा अपने माइंड में दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए, जिससे कि उसके अंदर का सारा प्रेशर जो है ना रिलीज हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी ना मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आगे आने वाली वीडियोस आपको किन टॉपिक्स पर चाहिए उसके बारे में भी आप बता सकते हो। और अभी तक अगर आपने इस बुक को पढ़ा नहीं है ना, तो नीचे अमेज़न का लिंक मैंने दे रखा है, वहां से जाकर आप उसे चेक कर सकते हो एक बार। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।